वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी जो लेटेस्ट एग्रीकल्चर का डेटा है ट्रेड और कॉमर्स का, उसको लेकर के ये हमारा सेकंड इसका पार्ट रहेगा। इसके पहले पार्ट में मैंने आपको 25 क्वेश्चंस तक करा दिए थे। अभी हम उसके आगे बढ़ेंगे और आज जो है इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। ये जो हमारा वीडियो रहेगा ये बाइलिंगुअल रहेगा, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में ही रहेगा। तो चाहे आप हिंदी मीडियम के हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के हैं, दोनों के लिए ही हेल्पफुल रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 तक देखने के बाद अभी हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पे। देखिए इसको पढ़िए जरा। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2022-2023 द बजटरी एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन हेल्थ सेक्टर हैज रीच्ड व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 2023 एज अगेंस्ट 1.6% ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021। ठीक है, हिंदी में भी देख लीजिए एक बार। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में 1.6% के मुकाबले स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्र और राज्य सरकार का बजटीय व्यय वित्त वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना पहुंच गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है 2.1%, 2.2%, 3.1% या 4%। चलिए इसका आंसर हमें करना है साथियों। तो 26 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 2.1%। ठीक है, याद रखना। मैं आपको बता दूँ 2000 फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो 1.6 था हमारा जो एक्सपेंडिचर था जीडीपी का हेल्थ सेक्टर में, उसको जो है हमने फाइनेंशियल ईयर 2023 में 1.6 से बढ़ा करके कर दिया है 2.1। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। आपको इसमें बताना है सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। इसमें से एक क्वेश्चन इसमें एक जो स्टेटमेंट है वो गलत है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। चलिए पहले इनको पढ़ते हैं। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कस्टमर इन द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब ये कस्टमर नहीं, सॉरी कंज्यूमर है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर इन द वर्ल्ड। ठीक है, सेकेंड है इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेजिटेबल ऑयल इन द वर्ल्ड। थर्ड है with the national green hydrogen mission India will become the self sufficient in energy by the year 2047। और फोर्थ जो इसका स्टेटमेंट है वो है ये श्रीलंका इज एट द फोर फ्रंट इन प्रमोटिंग मिलेट्स थ्रू द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इनिशिएटिव। तो ये चार हमारे सामने स्टेटमेंट है। ठीक, हिंदी में भी देख लीजिए। हिंदी में है भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, वही कह रहा है इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर इन द वर्ल्ड। सेकंड है भारत विश्व में वनस्पति तेल का सबसे बड़ा आयातक है, सी है हाइड्रोजन मिशन में भारत 2047 तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा, और डी है कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के पहल के जरिए मिलेट्स को बढ़ावा देने में श्रीलंका सबसे आगे है। आपको इनमें से बताना है इनकरेक्ट, गलत विकल्प। तो इनकरेक्ट अगर हम देखें यहाँ पे तो इनकरेक्ट जो होगा ये होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है? इनकरेक्ट इसलिए है कि यहाँ पर बोल रहा है श्रीलंका इज द फोर फ्रंट इन प्रमोटिंग मिलेट्स, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडिया। तो मिलेट वर्ष में इंडिया सबसे आगे है मिलेट्स को, यानी बाजरा को, मोटे अनाजों को बढ़ावा देने में, याद रखना। तो इंडिया इज द फोर फ्रंट इन प्रमोटिंग मिलेट्स थ्रू द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इनिशिएटिव। इसमें बोल रहा है श्रीलंका, बट इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर होना चाहिए इंडिया, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। फिर से जो है हमें इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन को देखना है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे शुगर केन एंड शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन द कंट्री आफ्टर कॉटन। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि
मतलब इसका मतलब ये हो गया कि भारत में गन्ना और चीनी उद्योग जो है वो कपास के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड सेकंड लार्जर प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। ठीक। हिंदी में भी देख लीजिए, हिंदी में बता रहा है कि भारत में गन्ना और चीनी उद्योग कपास के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। दूसरा ऑप्शन, भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। आपको बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो मैं आपको बता दूं इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। ठीक है, दोनों करेक्ट हैं ये। ठीक, तो ऑप्शन होगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। देखिए, शुगर केन और शुगर इंडस्ट्री जो है ये सेकंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड यानी कृषि आधारित इंडस्ट्री है। बिल्कुल सही बात है। सेकंड है तो फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे है कॉटन यानी कपास। तो कपास इसमें पहले नंबर पे आता है, गन्ना और चीनी सेकंड नंबर पे आता है। दूसरा, भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, लार्जेस्ट कंज्यूमर है। बिल्कुल सही बात है। और अगर हम गन्ने की बात करेंगे यहाँ पे या शुगर की बात करेंगे तो इसका जो इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। फर्स्ट पे कौन है? तो फर्स्ट नंबर पे आता है, अगर हम गन्ने की बात करेंगे, शुगर केन की बात करेंगे तो शुगर केन में नंबर 1 पे है ब्राज़ील, याद रखना है ना। तो शुगर केन के प्रोडक्शन में जो है ये इस तरीके से हमारा स्टेटमेंट होगा। तो चीनी की बात करेंगे यहाँ पे तो चीनी के उत्पादन में हम नंबर दूसरे पर है। ठीक है, और चीनी खाने में हम नंबर 1 पर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट कम अंडर द टॉप 3 स्टेट एज पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2022-2023? ऑप्शंस आर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा। हिंदी का इसका देख लीजिए, कौन सा राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में शीर्ष 3 राज्यों में नहीं आता? ऑप्शन है राजस्थान, यूपी, पंजाब, हरियाणा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी। ठीक है, तो हम याद रखेंगे कि अगर हम टॉप 3 स्टेट देखें इन पर कैपिटा मिल्क के मामले में, यानी अगर हम ये देखें कि दूध की उपलब्धता के मामले में टॉप 3 स्टेट कौन कौन से हैं, तो पहले नंबर पे आता है पंजाब, फर्स्ट जो है। सेकंड नंबर पे आता है हरियाणा और थर्ड नंबर पे आता है राजस्थान। तो जो टॉप 3 स्टेट हैं दूध की उपलब्धता के मामले में, यानी यहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा दूध उपलब्ध है, तो वो राज्य है पहले नंबर पे पंजाब, सेकंड नंबर पे हरियाणा, थर्ड नंबर पे राजस्थान। यूपी इनमें टॉप 3 में नहीं आता है, इस चीज़ को याद रखना। हालांकि जो यूपी का जो बजट आया था उसमें ये कहा गया था कि यूपी जो है ये दूध के मामले में टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में, लेकिन अगर आप एनिमल हस्बेंड्री का रिपोर्ट देखोगे तो उसमें बताया गया है राजस्थान नंबर 1 है। चलिए आगे देखो क्वेश्चन नंबर 30। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको देखना है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, डेयरी इज द लार्जेस्ट एग्रीकल्चर कमोडिटी डिस्ट्रीब्यूटिंग 5% टू द नेशनल इकोनॉमी। सेकेंड ऑप्शन जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो है इंडिया रैंक फर्स्ट इन द मिल्क प्रोडक्शन, इट कंट्रीब्यूट 23% टू द ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन। हिंदी में भी देख लीजिए, डेयरी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5% का योगदान देने वाली सबसे बड़ी कृषि वस्तु है। ठीक है, सेकंड जो स्टेटमेंट है वो ये कि भारत दूध के उत्पादन में पहले नंबर पे है, जो वैश्विक दूध के उत्पादन में 23% का योगदान देता है। अब आपको इसमें बताना है कौन सा गलत है। तो मैं आपको बता दूं इनमें से कोई गलत नहीं है। पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। जो डेयरी जो सेक्टर है ये इंडिया की जीडीपी में 5% का जो कंट्रीब्यूशन करता है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा हम वर्ल्ड वाइड दुनिया में मिल्क के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, ये भी सच बात है। ठीक है, और टोटल जो मिल्क का प्रोडक्शन है वर्ल्ड वाइड उसमें हम 23% का कंट्रीब्यूशन देते हैं अकेले इंडिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक फैक्ट आप ये भी याद रखना कि अगर हम जैसे काव मिल्क की बात करेंगे तो काव मिल्क के मामले में नंबर 1 जो स्टेट है वो हम नहीं है। काव मिल्क के मामले में नंबर 1 स्टेट है यूएस है। ठीक है, याद रखना। गाय के दूध के मामले में जो टॉप जो कंट्री है वो है अमेरिका।
लेकिन हम अगर भैंस के दूध की बात करेंगे, बफेलो मिल्क की बात करेंगे, तो उसमें भारत का नंबर आता है। ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो भी भारत होगा। तो भारत जो है ये ऑल ओवर में पहले नंबर पे है। इसके अलावा अगर भैंस के दूध की बात करेंगे तो उसमें भी पहले नंबर पे है। गाय का दूध सबसे ज़्यादा अमेरिका में होता है, जबकि गाय की पूजा हम लोग करते हैं। ठीक है, तो याद रखना। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 31। द ऑल इंडिया पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इन द ईयर 2021-2022 इज पर डे एज पर द इकोनॉमिक सर्वे, यानी इंडिया में लोगों को प्रतिदिन कितना दूध उपलब्ध है। ठीक है, ये इकोनॉमिक सर्वे ने बताया है। तो आपको बताना है कि ये कितना है, जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन देख लो। ये ऑप्शन जो है ये पर डे के हैं। ठीक है, यानी पर डे इंडिया में लोगों को कितना दूध मिल रहा है, इकोनॉमिक सर्वे 2022 और 2023 के अकॉर्डिंग। ठीक है, याद रखना। ये देखो, ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है। तो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2022-2023 द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क ड्यूरिंग द ईयर 2021-2022, इसका जो आंसर है ये है 444 ग्राम्स पर डे। ठीक है, यानी इंडिया में 444 ग्राम दूध लोगों को ऑन एन एवरेज मिल रहा है। इतना तो कम से कम मिल ही रहा है। ठीक है, यानी करीब करीब हम बोल सकते हैं 450 ग्राम दूध हर व्यक्ति को इंडिया में पर डे मिल रहा है। अब किसी को ज़्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, तो ये एवरेज है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी भारत में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो है ये कितनी है, 444 ग्राम प्रतिदिन, जो पिछले साल की तुलना में 17 ग्राम ज़्यादा है। ठीक है, तो याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2022-2023 द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड टू बी द रिकॉर्ड हाउ मैनी मिलियन टन्स इन द क्रॉप ईयर 2022-2023। ऑप्शन है 315 मिलियन टन, 292.25 मिलियन टन, 323.5 मिलियन टन और 233.5 मिलियन टन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 323.55 मिलियन टन। इतना हमने टोटल फूड, या हम कहें टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन हमने किया है क्रॉप ईयर 2022 और 2023 में। यानी जो कुल हमने खाद्यान्न उत्पादन किया है पिछले साल में वो है 323.55 मिलियन टन। याद रखना, यहाँ पर हिंदी में भी है कि हमने कुल खाद्यान्न कितना उगाया, कुल खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड कितना है, 323.5 मिलियन टन। याद रखना। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33 पे। इंडिया हैज़ लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट वाइट लेवल UPI ATM इन कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसके साथ हमने जो है कोलैबोरेशन करके इंडिया का पहला वाइट लेवल UPI ATM लॉन्च किया है। ऑप्शन है जापान, नेपाल, मैक्सिको और श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 33। तो इसका जो आंसर है वो है जापान। जापान की एक कंपनी है जिसका नाम है हिताची। आपने ज़रूर ये नाम सुना होगा। हिताची AC वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनाता है। तो हिताची के साथ मिलकर के हमने जो हमारा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसने एक वाइट लेवल ATM को लॉन्च कर दिया है। इसमें बेसिकली क्या होगा कि इसमें जो है आपको UPI यानी आप जो है स्कैन करके, ठीक है, आप QR कोड स्कैन करके डायरेक्टली पैसा निकाल सकते हो। इसके लिए आपको फिजिकल ATM की ज़रूरत नहीं है ना। तो अभी जैसे QR स्कैन करके हम लोग पैसा भेजते हैं अकाउंट में, ठीक है, डालते हैं या लेते हैं, वही काम जो है अब इस ATM में होगा। इस ATM में आप पैसा डालिए QR कोड के थ्रू और फिर वो आपको कैश निकाल के दे देगा। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ये देश का पहला वाइट लेवल ATM जापान के साथ हमने लॉन्च किया है मिलकर के, और जो कंपनी का नाम है वो है हिताची। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज द स्पॉन्सर ऑफ नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड द शेयर होल्डिंग ऑफ विच अबाउट 12%। ऑप्शंस देखिए, HDFC बैंक, ICICI बैंक, केनरा बैंक या बंधन बैंक। हिंदी में भी देख लीजिए।
इनमें से कौन सा बैंक नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का प्रायोजक है जिसकी शेयर धारिता लगभग 12% है? ऑप्शन वही है HDFC, ICICI, केनरा बैंक या बंधन बैंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केनरा बैंक, याद रखना। ठीक है, याद रखिएगा, डायरेक्ट आंसर है, आपको याद रखना है। आगे देखो 35। What should be the limit to investment in plant and machinery or equipment in a small industry as per the new definition of MSME? MSME का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री, मतलब सॉरी एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को बोलते हैं हम लोग MSME। यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द लिमिट टू इन्वेस्टमेंट इन अ प्लांट एंड मशीनरी इन अ स्मॉल इंडस्ट्री, यानी अगर कोई स्मॉल इंडस्ट्री है, ठीक है, तो उस स्मॉल इंडस्ट्री में जो लिमिट है इन्वेस्टमेंट की वो कितनी है? ऑप्शन देखो, नॉट मोर देन 1 करोड़, नॉट मोर देन 5 करोड़, नॉट मोर देन 10 करोड़ या नॉट मोर देन 15 करोड़। 35, तो 35 का जो आंसर है वो है 10 करोड़ रुपीज़। यानी अगर आपकी जो इंडस्ट्री है उसको स्मॉल इंडस्ट्री का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है, तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट है वो 10 करोड़ रुपए है, यानी 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखो वही है, हिंदी में भी देख लीजिए। स्मॉल इंडस्ट्री को हम लोग बोलेंगे लघु उद्योग। ठीक है, तो लघु उद्योग में अगर आपको निवेश करना है तो लघु उद्योग में निवेश की जो सीमा है वो है 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं। अगर आप उसमें 10 करोड़ से ज़्यादा रुपए लगा रहे हो फिर वो स्मॉल इंडस्ट्री में नहीं होगा, फिर वो मीडियम इंडस्ट्री में चला जाएगा। ठीक है, यानी इससे आगे चला जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 36। 36 देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पर आपको जो है इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है। पहला है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी क्या है? द कल्टीवेशन ऑफ मलबरी फॉर सिल्क वर्म। ठीक है, फिर है क्या? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। फिर है पीसी कल्चर, ये है क्या? ये है रियरिंग ऑफ फिश। और फिर है एपीकल्चर, ये क्या है? बी कीपिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी। इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है। देखिए पोमोलॉजी जो है ये, अच्छा इसमें क्या देखना है? हमें इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है। चलो ओके, तो यहां पर जो दे रहा है, जो पहला ऑप्शन आपको दे रहा है ना पोमोलॉजी, ये गलत है। देखिए कल्टीवेशन ऑफ मलबरी फॉर सिल्क, ये पोमोलॉजी नहीं होता, ये होता है मोरी कल्चर। याद रखना, ये क्या होता है? ये होता है मोरी कल्चर। ओवर आएगा यहाँ पे, ये मैंने क्या लिख दिया? मोरली कल्चर लिख दिया है तो मैंने, ये क्या होगा? ये होगा मोरी कल्चर। ठीक है, तो मोरी कल्चर होता है द कल्टीवेशन ऑफ मलबरी फॉर सिल्कवर्म। यहाँ पे दे रखा है पोमोलॉजी, तो पोमोलॉजी गलत है। ठीक है, अगर हम ये देखें कि पोमोलॉजी क्या है, तो पोमोलॉजी होती है फ्रूट साइंस। याद रखना, फल विज्ञान होता है पोमोलॉजी। यहाँ पर कह रहा है सिल्क वर्म, मतलब मलबरी फॉर सिल्क वर्म, जो गलत है। पोमोलॉजी के आगे होना चाहिए फ्रूट साइंस। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में है, देख लो। तो रेशम कीट के उत्पादन के लिए शहतूत की कृषि पोमोलॉजी नहीं होती है, ये होती है मोरी कल्चर। बाकी सब सही है। ठीक, आगे देखो 37। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज आल्सो नोन एज पूसा इंस्टीट्यूट। पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत ही फेमस है। ठीक, देखो ऑप्शन देखें, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट या नन ऑफ दीज। तो किसको पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। ठीक है, और इसको हम लोग पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं, न्यू दिल्ली में है ये, याद रखेंगे। ठीक है, बाकी इनमें जो है इनको भी देख लो। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये भी न्यू दिल्ली में है। ठीक है, सेकंड वाला भी न्यू दिल्ली में है। शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है, याद रखना। ठीक है, और नन ऑफ दिस, इसका क्या बताएं।
तो इनके ये हो गए, ठीक है, याद रखना। आगे देखो 38, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन देखना है। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है? ये है, ये दे रहा है कासरगोड में। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये शिमला में दे रहा है, ठीक है। और सेंट्रल शीप ब्रीडिंग फार्म ये जो शीप ब्रीडिंग फार्म है ये दे रहा है हिसार में। अब आपको बताना है इनमें कौन सा करेक्ट है। तो देखो, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कासरगोड में है, बिल्कुल सही है। कासरगोड पड़ता है ये केरल में, याद रखना, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है, ये भी सही है। ये केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है, ध्यान रखना। और केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म यानी सेंट्रल शीप ब्रीडिंग फार्म ये हिसार में है, ये भी सही है। यानी पहला, दूसरा, तीसरा सभी सही हैं इसके। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे आ जाओ 39 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यानी इसमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है, ठीक। देखो पहला देखिए, पहला है लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ पर है? जोधपुर में। बी ऑप्शन देखिए, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, ये है त्रिची में। नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये करनाल में है, ये दे रहा है ऐसा। और सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है राजमुंदरी में। अब इनमें से आपको देखना है नॉट करेक्टली मैच, यानी एक इनमें से गलत है। कौन सा गलत है? ये है ऑप्शन सी, याद रखना। नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका करनाल में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पर है? ये है कटक में, ओडिशा में, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी इसका जो है गलत है। यहाँ पे दे रहा है करनाल, बट ये करनाल में नहीं है, ये कहाँ पर है? ये कटक में है। बाकी सारे जो है करेक्टली मैच है। अच्छा, लोकस्ट जो होता है ये होता है टिड्डी, तो हिंदी हो जाएगी इसकी टिड्डी चेतावनी संगठन, ठीक है। ये कहाँ पर है? जोधपुर में है। क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे यहाँ टिड्डी का अटैक होता है, जो लोकस्ट का अटैक होता है, वो पाकिस्तान की तरफ से ही होता है। तो बॉर्डर पर ही हमने जो है बढ़िया ये लगा रखा है, जैसे ही एंटर करेंगे हमें पता चल जाएगा, तो हम उस हिसाब से व्यवस्था कर लेंगे। 40 देखिए, 40 में आपको देखिए एक तरफ दे रखा है क्रॉप्स का प्रोडक्शन और एक तरफ दे रखा है फर्स्ट रैंक स्टेट। तो देखो, स्वीट ऑरेंजेस में जो टॉप स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश, ये ऐसा बता रहा है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। टी में जो टॉप स्टेट है इसके प्रोडक्शन में वो है असम, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड दे रहा है टोबैको, टोबैको के प्रोडक्शन में जो नंबर 1 स्टेट है गुजरात, ये भी सही है। और फिर है टमाटो, तो भैया टोमेटो के प्रोडक्शन में यानी टमाटर के प्रोडक्शन में महाराष्ट्र नहीं है, ये गलत है। फिर कौन है? तो आंध्र प्रदेश है जो टॉप कंट्री है टमाटर के उत्पादन में, मतलब कंट्री नहीं, राज्य, वो है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर महाराष्ट्र दे रखा है, जो कि गलत है। आगे देखो 41 देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन एज पर द लेटेस्ट एग्रीकल्चरल डेटा 2022-2023। अब इसको अच्छे से रीड करिए। इंडिया रैंक सेकंड इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, यानी गेहूं के उत्पादन में इंडिया का दूसरा स्थान है। बी ऑप्शन देखिए, इंडिया रैंक सेकंड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पाइसेस, मसालों के उत्पादन में जो है पहला स्थान, मतलब सॉरी दूसरा स्थान है हमारा पूरी दुनिया में। इंडिया रैंक 5th इन द प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन, सोयाबीन के उत्पादन में हमारा 5वां स्थान है, ऐसा बता रहा है। और चौथा ऑप्शन देखिए, इंडिया रैंक 1st इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑनियन, प्याज के उत्पादन में हमारा स्थान पहला है, ये बता रहा है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। 3 सही है, 1 गलत है। देखो, तो इनकरेक्ट है इसका ऑप्शन बी, याद रखना ऑप्शन बी बिल्कुल जो है इसका इनकरेक्ट है। इंडिया का रैंक अगर हम देखेंगे स्पाइसेस यानी मसालों के प्रोडक्शन में, तो यार मसाले के लिए ही तो दुनिया भर के लोग हमारे यहाँ आए थे, चाहे अंग्रेज हों, चाहे हम कहें फ्रांसीसी हों, है ना। तो इतने सारे यूरोपियन जो इंडिया में आए मसालों के लिए ही तो आए। तो मसालों के प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक सेकंड नहीं है बल्कि फर्स्ट है, ठीक है, याद रखना। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ पे यही गलत है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा कि इंडिया का जो रैंक है स्पाइसेस के प्रोडक्शन में ये फर्स्ट है, सेकंड नहीं है। दूसरा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि स्पाइसेस में
आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा स्पाइसेस का प्रोडक्शन कौन कर रहा है? इंडिया में। तो इंडिया में जो नंबर 1 स्टेट है जो स्पाइसेस का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है वो है एमपी, याद रखना, ठीक है। जो उसमें आकर के अगर आप यहाँ पर ये लगाते हो कि केरला जो है इसको हम कहते हैं गार्डन ऑफ स्पाइसेस, तो आप लगा दो केरला तो वो गलत हो जाएगा, याद रखना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एमपी। आगे देखो 42, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप कम्स अंडर हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स कम्स अंडर द ऑल 4 कैटेगरीज ऑफ कैश क्रॉप्स, कॉमर्शियल क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप और एनर्जी क्रॉप। इनमें से ऐसी कौन सी जो है फसल है जो नगदी फसलों में भी आती है, व्यापारिक फसलों में भी आती है, प्लांटेशन क्रॉप्स में भी आती है और ऊर्जा फसलों में भी आती है, ठीक है। 42, तो आपको आंसर करना है इसमें, ठीक है, बताना है। ऑप्शन है जूट, कॉटन, टोबैको और शुगर केन। तो हमें इसमें से एक चुनना है। इसका बेस्ट आंसर है शुगर केन। देखो शुगर केन जो है एक कैश क्रॉप भी है, वेस्ट यूपी में तो है ही। इसके अलावा इसका प्रोडक्शन यानी गन्ने का उत्पादन जो है हम कॉमर्शियल क्रॉप्स के रूप में भी करते हैं, व्यापारिक फसल के रूप में भी इसे उगाते हैं। प्लांटेशन क्रॉप है ही ये, और एनर्जी क्रॉप भी है। गन्ने से इथेनॉल वगैरह बनाया जाता है। इथेनॉल की तो ब्लेंडिंग अभी पेट्रोल में हो रही है। तो ये जो है ऊर्जा फसल के रूप में भी काम करती है, वाणिज्यिक फसल के रूप में भी काम करती है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। एनर्जी क्रॉप्स में अगर मैं थोड़ा सा आपको और इसके बारे में अगर बताऊं तो एनर्जी क्रॉप्स में जैसे शुगर केन हो गया, इसके अलावा पोटैटो है, ठीक है, मेज़ है, और अगर हम देखें तो जैट्रोपा है। जैट्रोपा आपने ज़रूर सुना होगा, है ना, ठीक। मेज़ मतलब मक्का, ठीक। तो ये सारी फसलें जो है एनर्जी क्रॉप्स में आ जाती हैं। 43 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ऑफ एनिमल इज कॉज्ड बाई फंगी, यानी जानवरों में फंगी से होने वाली बीमारी कौन सी है? देखो जरा, ये आपको बताना है। हिंदी में भी देख लो इसको। ऑप्शन है थनैला, गिल्टी रोग, लंगड़ा बुखार या एस्प्रेलेग्रिया, ठीक। एस्प्रोले, अरे क्या पढ़ा जाएगा इसको? इसको पढ़ेंगे हम लोग एस्प्रोलेग्निया, ये इसको सही से पढ़ा जाएगा, एस्प्रोलेग्निया। ये देखो लिखा हुआ है, ठीक है। इंग्लिश में ही पढ़ लो, आसानी से पढ़ लोगे। एस्प्रोलेग्निया, हिंदी में तो दिक्कत देगा। ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, ये है मास्टिफिस, एंथ्रैक्स या ब्लैक क्वार्टर। तो कवक से होने वाला रोग यहाँ पर पूछ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये है एस्प्रोलेग्निया। तो एस्प्रोलेग्निया जो है इसका करेक्ट आंसर है, ये कवक की वजह से होता है। बाकी अगर मैं मास्टिफिस की बात करूँ तो मास्टिफिस जो है ये होगा बैक्टीरिया से, ध्यान रखना, यानी जीवाणु से। एंथ्रैक्स की बात करूँ तो एंथ्रैक्स भी बैक्टीरिया से होगा, और ब्लैक क्वार्टर भी बैक्टीरिया से होगा। ये तीनों जो है बैक्टीरिया से होंगे, और एस्प्रोलेग्निया जो होगा ये होगा बाई फंगी, ठीक, ये वाला। बाकी ये तीनों के तीनों, चाहे थनैला हो या गिल्टी रोग हो या लंगड़ा बुखार हो, ये होंगे किससे? बैक्टीरिया से, ठीक है, याद रखना। बैक्टीरिया को हिंदी में कहते हैं जीवाणु। 44 देखो भाई 44 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। ये जो है ये बेसिकली क्रॉप्स की जो डिजीज हैं उनसे जुड़ा हुआ है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है राइस, राइस में होता है खैरा रोग, वीट में होता है करनाल बंट, अरहर में दे रहा है यहाँ पे एरगॉट, और सेसमे में दे रहा है फाइलोडी। ये आपको बताना है, ठीक। आंसर करना है 44 का, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो 44 का जो अरहर है इसमें जो एरगॉट दे रहा है ये गलत है, ठीक है। एरगॉट जो है ये अरहर में नहीं होता, बल्कि एरगॉट जो है ये होता है बाजरे में। तो ये बाजरे में होगा, यहाँ पर अरहर दे रहा है, ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। 45 देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 देखो। 45 में एक तरफ दिया हुआ है टाइप ऑफ सिल्क और एक तरफ दिया हुआ है प्लेस ऑफ ऑरिजिन।
ठीक है, इनमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन जो है देखना है। तो रेशम का मूल स्थान ये कहाँ से आया है ये आपको बताना है। देखो इसमें जो मलबरी सिल्क है ये इंडिया का नहीं है, पहले मैं आपको बता दूं, ये चाइना का है। और बाकी जितने भी हैं यहाँ पे, ठीक है, बाकी जितने भी हैं, चाहे टसर हो, चाहे मूंगा हो या इरी हो, इन सब का ओरिजिन प्लेस इंडिया ही है, याद रखना। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बट मलबरी जो सिल्क है इसका जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है ये चाइना है, इंडिया नहीं है। आगे देखो 46, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। 2023 को हमने घोषित किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, 2016 को घोषित किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस, 15 को घोषित किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल्स और 12 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द पोटैटो। इनमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। 46, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 46 का, सीधे सीधे आंसर बताता हूँ, ये है ऑप्शन डी। ठीक है, ये गलत है, ठीक, याद रखना। ठीक है, तो 2012 वाला जो है इसमें गलत है। आगे देखो 47 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन ए इन प्लांट्स। हिंदी में भी देख लो, इनमें से कौन सा एक पोषक तत्व पौधों में विटामिन ए के निर्माण में मदद करता है। ऑप्शन है आपके पास कॉपर, फास्फोरस, जिंक और बोरॉन। तो 47 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कॉपर। ठीक है, कॉपर हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ विटामिन ए इन द प्लांट्स। ठीक, तो कॉपर पौधों में विटामिन ए के निर्माण में सहायता देता है। 48 देखिए, 48 क्या है देखो, ट्रिटिकल एक फसल प्रजाति है जो किसके बीच संकर के परिणाम स्वरूप बनी है। ऑप्शन गेहूं और राई, धान और राई, गेहूं और धान और कपास और राई। इंग्लिश में भी देखो, ट्रेटिकल इज अ क्रॉप स्पाइसेस, मतलब सॉरी, ट्रेटिकल इज अ क्रॉप स्पीसीज विच हैज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉस बिटवीन व्हीट एंड राई, पैडी एंड राई, व्हीट एंड पैडी एंड कॉटन एंड राई। आपको बताना है। तो 48 का जो करेक्ट आंसर है ये है व्हीट एंड राई, याद रखना। तो व्हीट एंड राई का जब हमने इनको क्रॉस कराया तो उससे जो है ये बनी है एक नई ट्रेटिकल क्रॉप, जो कि एक नई ब्रीड है, एक नई स्पीशीज़ है, मतलब गेहूं और राई की। ठीक है, इसका नाम जो है वो भी इसीलिए रखा गया है, देखिए गेहूं को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिटिकम और राई को बोलते हैं सेकेल। तो ट्रिटिकम से हो गया ये क्या, ये हो गया ट्रेटी, और सेकेल से हमने बना लिया क्या, कैल, तो ये हो गया ट्रेटी कैल, है ना, इस तरीके से। आगे देखो 49, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। एक तरफ दे रखे हैं क्रॉप्स, एक तरफ वैरायटी। चिक पी, इसकी वैरायटी है ये पूसा, पूसा चमत्कार। पी की वैरायटी है पूसा प्रगति और लेंटिल की वैरायटी है पूसा वैभव। हिंदी में भी देख लो, चना की वैरायटी है पूसा चमत्कार, मटर की है पूसा प्रगति और मसूर की है पूसा वैभव। ये आपको आंसर करना है 49 का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये सभी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब जो है करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, फिर ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, हैन एंड चिकन डिजीज इन ग्रेप्स, इसको बोलते हैं, मतलब ये किसकी वजह से होती है, बोरॉन की वजह से। वाटर कोर इन टर्निप, ये मैग्नीज की वजह से होती है या मैग्नीज की कमी से होती है। ठीक है, फिर है विपटेल इन कर्ली फ्लावर, ये जिंक की कमी से होती है, ऐसा बता रहा है। ठीक, और बटोनिंग इन कर्ली फ्लावर ये नाइट्रोजन की कमी से होती है। अब आपको इसमें से बताना है कौन सा जो है सही मैच नहीं है। हिंदी में भी देख लो, अंगूर में हैन एंड चिकन रोग बोरोन की कमी की वजह से, शलजम में वाटर कोर मैग्नीज की कमी से, फूल गोभी में विप टेल रोग जिंक की कमी से और फूल गोभी में बटनिंग नाइट्रोजन की कमी से।
सही आंसर है इसका ऑप्शन सी। ठीक है, फूल गोभी में जो विप रोग है ये जिंक की कमी से नहीं होता है, याद रखना। ये जो है मॉलिब्लेडनम की कमी से होता है, मॉलिब्लेडनम। ठीक, तो मॉलिब्लेडनम की वजह से, मतलब मॉलिब्लेडनम की कमी की वजह से होता है फूल गोभी में विपटेल रोग। तो ये हुआ हमारा पूरा का पूरा टॉपिक कवर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ हमारा एग्रीकल्चर का और ट्रेड एंड कॉमर्स का जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा था वो हमने यहाँ पे कवर किया। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या आपकी कोई डिमांड हो, आप जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियोस डेडिकेटेड बना दूंगा। बाइलिंगुअली रहेंगे मोस्टली वीडियोस। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।